हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा वीडियो है वो एक मूवी का रिव्यू है। और ये मूवी कोई लेटेस्ट मूवी नहीं है। ये मूवी 1999 यानी कि 1999 में आई हुई फिल्म हम साथ साथ हैं। ये पिक्चर आपको आपके केबल टीवी पे, डिश टीवी पे, टाटा स्काई पे, जो भी मतलब आपके पास कोई भी डिजिटल केबल है उस पे आपको बहुत रेगुलर बेसिस पर ये पिक्चर आती हुई मिल जाएगी। ख़ास तौर पे वीकेंड पे तो ये पिक्चर आती हुई मिल ही जाएगी। और इस पिक्चर का जो एक क्रेज़ है, यानी कि जो टीवी पर जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसी पिक्चर है जो आपको ना चाहते हुए भी आप इसको देख ही लेते हो कि चलो कोई और पिक्चर नहीं आ रही, यही देख लो। अच्छा, ये आ रही है तो चलो यही देख लेते। नो मैटर आपने ये पिक्चर कितनी बार देखी होगी। और मुझे पता है कि आप लोग भी ये फिल्म अक्सर अपने वीकेंड्स पे देख ही लेते होगे। और आप लोगों ने जब ये पिक्चर रिलीज़ के बाद भी आप लोगों के टीवी पर ये फिल्म आई होगी, तो जाहिर सी बात है आप कई सालों से इस पिक्चर को देख ही रहे हैं। इसके गाने भी आप कहीं ना कहीं भूले भटके सुन ही लेते हैं। गाने से ज़्यादा तो मुझे लगता है पिक्चर ज़्यादा लोगों ने देखी होगी। और खैर, ये पिक्चर आई थी 1999 में, नवंबर में, दिवाली के आसपास ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को मैंने भी देखा था सिनेमा घर में। और ये फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस वक्त मैं बहुत यंग थी तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई थी। लेकिन मैं इस फिल्म को रिव्यू किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि आज जो मैं इस पिक्चर को, जो इस पिक्चर के जो मोल्स हैं उसको मैं जो ढूंढ पाई हूँ वो उस ज़माने में नहीं ढूंढ पाई थी। मैं अपने विज़न की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ दूसरे क्रिटिक्स या नहीं बात कर रही हूँ। मैं यहाँ कोई कैरेक्टर के पर्सनल उस पर बात नहीं करूँगी। मैं फिल्म के जो कैरेक्टर्स के जो रोल हैं उसको मैं अपना एक व्यू पॉइंट देना चाहूँगी। तो उम्मीद करूँगी आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस पूरी वीडियो में। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्यू पॉइंट्स कैसे लगे। तो पहले, ये जो फिल्म है ये रामायण के बेसिस पर ये फिल्म बनी है। और अगर आप देखें तो फिल्म जब शुरू होती है, फिल्म का जो पहला सीन है उसमें भी रीमा लागू रामायण पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और रीमा लागू की भी अपनी ज़िंदगी इससे मैच हो रही है। ये बात क्या रीमा लागू नहीं जानती है? क्योंकि उसमें भी एक स्टेप मदर के एक डिसीजन की वजह से एक मासूम, 3 मासूमों को 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। श्री राम को, श्री लक्ष्मण को और सीता मैया को। ये हम सबको पता है। तो पहली बात तो ये है कि जो महिला दिन रात ये पाठ पढ़ती हो, कहीं ना कहीं उसके जहन में भी नहीं आया कि मैंने जो पिक्चर में रायता फैलाने वाली हूँ मैं आगे, उस रायते का मैं क्या सत्यानाश मैंने कर दिया है। मतलब कि वो ऑलरेडी रामायण पढ़ रही है, उसके बाद भी वो जो है ऐसे बौखला जाती है मोह के कारण, अपने बच्चों के मोह के कारण। तो फिर कहीं ना कहीं उसको समझना चाहिए कि कहीं भी मतलब सही थी फिर। लेकिन जब ये पढ़ती होगी तब इसको लगता होगा अरे ककई कितनी दुष्ट औरत है, ये है। लेकिन इसको भी नहीं पता होगा कि इसने भी आगे जाकर ककई के ही काम करने। तो ये सबसे बड़ा मुझे झोल लगता है। आई होप मैं इस झोल को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। दूसरा जो मुझे झोल लगता है वो है आलोकनाथ का कैरेक्टर। आलोकनाथ को वैसे तो बहुत उसने तरक्की कर ली है, उसने अपने गांव में भी बहुत कुछ प्रोग्रेस चीज़ें करवाई हैं, बिजली है, स्कूल है, जो भी है। लेकिन अपनी जो उसकी सोच है वो अभी भी वहीं पर है। उसको लगता है मेरे बच्चे साथ में रहते हैं तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी भी ऐसा होता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके बच्चे आपके साथ में हैं, लेकिन बच्चों के बच्चे जब होंगे क्या वो भी साथ में रह पाएंगे? क्योंकि ज़माना तो बदल रहा है ना। ये अब राम राज्य तो अब रहा नहीं है, जहाँ भाई एक दूसरे के हक को छीनने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता था।
यहाँ तो बच्चे छोटे होते से ही उनके मन में आ जाता है कि भाई ये मुझे नहीं मिला, इसको दे दिया। पहले ये सब बातें नहीं होती थी। पहले होता था सब कुछ जो है वो हम सबका है। आज हर कोई अपनी इंडिविजुअल मोनोपोली हर चीज़ में चाहता है। तो आलोकनाथ को ये बिल्कुल भी सुजागी नहीं थी। उसको लगता था हाँ भाई, जो मैंने कल्चर फिट किया है वो आगे भी रहेगा। अब उसको जो है, रीमा लागू की जो 3 सहेलियाँ होती हैं, पहली बात तो ये 3 सहेलियाँ ऐसी सती सवित्री औरत के जीवन में कर क्या रही हैं। ये कोई इसकी नौकरानियाँ तो है नहीं, ये भी एक अच्छा घर बार है इनका। ये इसकी बचपन की सहेलियाँ हैं या जवानी की सहेलियाँ हैं या बुढ़ापे की सहेलियाँ हैं, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया। और ऑब्वियसली ये जो भी बात कह रही हैं, कहीं ना कहीं ये आज के युग को ध्यान में रख कर कह रही हैं। इनको इतना भी ज़्यादा बुरा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनको बुरा दिखा दिया गया क्योंकि इनको ये दिखाने की कोशिश की कि ये घर तोड़ रही हैं। ये बेसिकली घर तोड़ नहीं रही हैं। आज इस तरह की सलाहों की लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उस ज़माने में पता नहीं क्या था, लेकिन ये जो दौर में जो इस पिक्चर को बनाया गया, ये दौर वही था जहाँ पर जो है भाई भाई अब अलग अपनी ज़िंदगी बसाने के बारे में डिसीजन लेने लगे थे। क्योंकि पहले क्या होता था, एक ज़माने में एक जॉइंट फैमिली का कल्चर होता था, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर जो है वो कटता चला गया। और उसकी सबसे बड़ी ये बात है कि पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है बच्चों पे कि भाई तुम साथ साथ रहो। ठीक है, जब अनमैरिड बच्चे होते हैं तब सिचुएशन अलग होती है, लेकिन जब शादी होती है तो सिचुएशन थोड़ी चेंज होने लगती है। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, क्योंकि फिर अपनी अपनी फैमिली सबकी बनने लगती है। ये बात होगी। अगर आप नॉर्मली भी देखें तो जब अगर आपके भाई की शादी होती है तो शादी से पहले आप बेधड़क अपने भाई के कमरे में आप जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होगी तो आपको नॉक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि भाभी अंदर रहती है। मतलब भाभी भी अब उस कमरे में भाई के साथ रह रही है। तो यहीं से एक डिफरेंस आ जाता है। तो ये बहुत ही पिछड़ी सोच दिखाई गई है। लेकिन क्या है कि फिल्म थी, इसको ऐसा दिखाया गया कि ये पिछड़ी सोच, बल्कि साथ रहना एक अच्छी सोच है और अलग रहना एक गलत सोच है, एक बहुत ही क्रूर सोच है। जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है भाइयों के झगड़े देखे हैं, देवरानी जेठानी के झगड़े देखे हैं, और लिटरली ऐसे लट्ठाबाजी वाले रिलेशनशिप देखे हैं जहाँ पर देवरानी जेठानी एक दूसरे को मतलब फिज़िकली दंगल मैंने देख रखा है, तो मुझे पता है। वहाँ यहाँ पर भी मैंने जो सिचुएशन देखी थी यही थी कि भाई बहुएं बेटे चाहते थे कि भाई हम अपना अलग अलग हिस्सा लेकर निकल लें या हमको अलग कर दिया जाए। लेकिन वही बात है कि भाई ससुर जी को था कि नहीं साथ में रहेंगे, अलग पोर्शन थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, लेकिन वो चाहती थी कि नहीं भाई कुछ तो ऐसा हमको कर दो जिससे हम अपनी एक अलग दुनिया बना सकें। तो वो उनके मन का समाधान हुआ नहीं और ससुर जी दुनिया से चले गए। तो उसके बाद जो लट्ठाबाजी हुई घर में, ये सब मैंने बहुत करीब से देखा, तो मुझे पता है। माँ बाप भी ये सोचते नहीं है कि भाई चलो बच्चों को हमारे जीते जी जो है, अगर एक डिसीजन वो अलग रहना चाहते तो ठीक है, समय समय पर कभी हम किसी के घर जाएं, कभी हम वो हमारे घर आए, कुछ ऐसा मन का समाधान करके जो है गाड़ी चलाई जाए। लेकिन बड़े बुजुर्ग क्या है, अपनी मान्यताओं को इतना पकड़ के रखते हैं कि वो आज की जनरेशन के साथ मैच नहीं करते। तो यहाँ पर भी आलोकनाथ का भी यही सीन था। अब उसकी जो बीवी है, पत्नी है रीमा लागू, जो बड़ी बनती है कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ। आप देखिए बहुत ही पिक्चर के स्टार्टिंग में वो ये दिखा देती है कि उसको अपने सौतेले बेटे से ज़्यादा अपने खुद के सगे बेटे प्रेम से ज़्यादा मोहब्बत है। मुझे पिक्चर में मनीष बहल और रीमा लागू का ऐसा कोई बॉन्ड दिखा ही नहीं।
बहुत थोड़ी सी केमिस्ट्री दिखी। एंड में जो हुआ कि भाई रीमा लागू जी ने कहा कि भाई तू चला आया सब कुछ छोड़ के, वो दिखाया ही नहीं। हालांकि पिक्चर में पोर्ट्रे ऐसे किया गया कि भाई रीमा लागू ने तो बड़ा साथ दिया। रीमा लागू का जो भाई बनता है अजीत वकानी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इनफैक्ट रीमा लागू जी भी नहीं है, जो बहुत अफसोस की बात है। तो वो भी बता रहे थे हमारी ममता ने आपका बहुत साथ दिया। भाई साथ ऐसे दिया जैसे कि पता नहीं क्या किया, कि हाँ भाई आलोकनाथ भी कहते हैं हाँ मेरे बेटे को एक्सेप्ट किया, मेरे पास तो बस बच्चा ही था देने को। लेकिन वो बच्चे से वो अटैचमेंट नहीं दिखी। ककई को श्री राम से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। और श्री राम जी को भी बहुत ककई माता से अपनी प्रेम था, कि वही वजह है कि वो वनवास से लौटने के बाद अपनी ककई माता से मिले और उन्होंने ककई माता को माफ़ भी कर दिया। वो ठीक है, हम लोग उनको आज भी कर्ज करते हैं, लेकिन श्री राम जी ने तो माफ़ कर ही दिया था, क्योंकि वो जानते हैं सब पिछले जन्मों का हिसाब है। खैर ये तो एक अलग बात हो गई। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रीमा लागू मुझे लगी कि ये बंदी तो डे वन से ही दिखा रही है, लेकिन लोग देख नहीं पा रहे। बेटा जो है मनीष बहल अपनी माँ के पीछे पीछे है, नहीं मम्मी ये वो, बट माँ तो बिल्कुल अपने प्रेम सलमान खान के पीछे ही है। अब बात आती है सैफ अली खान की, जिसको एज अ लक्ष्मण बनाया गया है। मैं बात करूँगी सैफ अली खान की कोई रद्दी भर भी उस घर में इज्जत नहीं है। हर कोई बोलता है ये 8 बजे उठता है, ये करता है, बट वो अपनी बेइज्जती करवाता रहता है। वो एकदम स्पॉइल ब्रैट है। उसको ना अपने भविष्य की चिंता है, उसको चिंता तो एक लड़की की है जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, बस वो उसी के सपने देखता रहता है। तो मतलब उसका एक एवं ही फजूली कैरेक्टर है। वो बात अलग है कि बाद में फिर वो थोड़ा मैच्योर होने लगता है। ऑब्वियसली जब कोई बच्चे जो छोटा घर का होता है ना, जब वो अपने बड़ों के साथ कुछ ऐसे देखता है तो वो मैच्योर हो जाता है। लेकिन उसकी पूरी पिक्चर में कोई खासी वैल्यू मुझे नहीं दिखी है। उसका एक बड़ा ही यबली चबली सा कैरेक्टर है। अब मैं बात करूँगी प्रेम की। प्रेम जो बड़ा शर्मीला सा है, बड़ा ये है, बहुत वो है, बट प्रेम का डायलॉग्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। प्रेम को अपनी प्रेमिका से ज़्यादा कन्वर्सेशन ही नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कन्वर्सेशन नहीं उसका ज़्यादा हुआ है। और मतलब ठीक है, उसकी एक थिंकिंग दिखाई है कि वो बहुत डीप सोचता है, वो बहुत गहरा इंसान है और वो समझता है। और देखा जाए तो वही अपनी माँ के फांटे उतारता है कि भाई तू सौतेले में फ़र्क कर रही है। वो झापड़ भी खाता है। इन शॉर्ट कि कहीं ना कहीं जो प्रेम का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा वज़नदार कैरेक्टर दिखाया गया है। हालांकि उनको एक भरत का कैरेक्टर दिया गया है और जो सैफ अली खान है उसको लक्ष्मण बनाया गया है, लक्ष्मण जी बनाए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी वाइज जो सलमान की पर्सनैलिटी को ज़्यादा हावी रखा गया है, तो वही बात दिखाई गई है, जो कि चलो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब बात करूँगी मैं मुनीश बहल की। मुनीश बहल को एक फ़िज़िकल चैलेंज दिखाया, बेसिकली उनको एक राम जी का कैरेक्टर दिया गया है, मतलब मिलता जुलता कैरेक्टर दिया गया है, जो ऑब्वियसली अपनी स्टेप मॉम को बहुत रिगार्ड करता है, अपने फादर को रिगार्ड करता है, अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है, ये करता है वो करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जो मुनीश बहल का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा समझदार कैरेक्टर है। वो बहुत सारी चीज़ों को भाप लेता है। अगर आप देखेंगे तो उसी ने अपने भाई प्रेम को समझाया कि भाई तेरी सगाई हो चुकी है और तू अपनी वाइफ को तवज्जो, होने वाली बीवी को तवज्जो, अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। आप देखेंगे कि पूरी पिक्चर में सोनाली बेंद्रे सैफ के साथ बहुत कंफर्टेबल रही है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रही है। आप देखेंगे गले मिल रही है, उसको गाल पे किस कर रही है, ये सब कर रही है। तो एक कहते हैं ना, एक बड़े भाई का एक अपना एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है। उसने सलमान खान को इशारों में कहा कि भाई तेरा फ़र्ज़ तेरी होने वाली बीवी की तरफ भी है। फिर उसने डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने कहा कि भाई उसने जो है होने वाली मुसीबत को भांप लिया। क्योंकि देखो, अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुलकर तो ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकते थे,
क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में नहीं दिखाई जाती। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। हालांकि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट ये इतनी ज़्यादा हार्श होती हैं, बोल्ड होती हैं, स्केरी होती हैं कि इनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो इसी वजह से जो मुझे समझ में आया कि वो जो उसको समझा रहा था, क्योंकि सोनाली वहीं चिपकी पड़ी रहती थी उसके साथ ही, सैफ अली खान के साथ ही वो हंसी टिटोला कर रही है। तो ये मुझे उसका एक वो विज़न काफ़ी सही लगा। अब मैं बात करूँगी मुनीश बहल की जो वाइफ बनी थी तब्बू। तब्बू मुझे सबसे ज़्यादा वाहियात कैरेक्टर बुरा लगा। आप अगर एक चीज़ देखेंगे ना तो तब्बू का मुनीश बहल के साथ में कोई ज़्यादा कन्वर्सेशन है ही नहीं। बहुत रेयर कभी हेलो वगैरह जब उसका इंट्रोडक्शन होता है तब्बू का, जब वो पार्टी में आती है एनिवर्सरी की, उसके बाद उसका जो भी इंटरेक्शन है वो ज़्यादा सलमान खान से ही है। वो सलमान खान को ही हाथ से कभी उसको वो पहना रही है, कुछ तैयार कर रही है उसकी सगाई के लिए, उसको रसगुल्ले खिला रही है, फिर एंड में भी वो बोलती है मेरे लिए एक कसम और ले। मतलब कन्वर्सेशन उसका अपने हस्बैंड के साथ में फिल्म में दिखाया ही नहीं गया है। जब मुनीश बहल उसको चिट्ठी लिख के भेजता है कि मुझे इशू है हाथ में, तो उसका एक मुझे लगता है कन्वर्सेशन होना चाहिए था। ठीक है, उसका एक वो सीन सही था शादी के टाइम जब वो उसका हाथ पकड़ती है, वो एक सही था, लेकिन जो एक केमिस्ट्री होती है वो प्रेम भैया के साथ ही उसकी दिखी। तो यहाँ पर आप नोट कीजिए, तभी शायद हो सकता है कि चलो वो तो खैर उसने तो बीवी से शादी कर ली और उसका एक अलग हिसाब है, लेकिन प्रेम और सोनाली की तो शादी में भी टाइम था क्योंकि प्रेम को पढ़ाई पूरी करनी थी। तो बट आप देखेंगे पिक्चर में जो है तब्बू और सलमान की ज़्यादा जो है डायलॉग एक दूसरे के साथ में है। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगी सोनाली बिंद्रे। सोनाली बिंद्रे भी जो है बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना डॉक्टर के नाम पर कलंक है। तब्बू का भी यही हाल है। तब्बू विदेश में पढ़ी है लेकिन है वो हाउसवाइफ, उसको बनना हाउसवाइफ ही था। मतलब कि बाप भी कहता है कि हाँ भाई मेरी बेटी को आप ही के घर आना था, मतलब उसका बस काम ही यही था हाउसवाइफ बनना। इधर सोनाली बिंद्रे कहने को डॉक्टर है, लेकिन बाप ये कहता है कि भैया ये डॉक्टर्स हाउसवाइफ कैसी होती हैं हमें पता नहीं है, पर बेटियां बड़ी अच्छी होती हैं। यानी कि इसने भी बता दिया कि शादी के बाद ये प्रैक्टिस नहीं करेगी, ये हाउसवाइफ ही बनेगी, क्योंकि उसको अपनी प्रैक्टिस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो घूम फिर रही है, हनीमूनों पे जा रही है दूसरों के, मतलब कि इतना लंबा डॉक्टर्स को एक हद तक ही हॉलीडेज़ मिलती है ना। कौन सी डॉक्टर है ये, जनरल फिजिशियन है या ये गायनिकोलॉजिस्ट है? एंड में भी ये अपनी होने वाली जेठानी की डिलीवरी करवाने के लिए आ गई। कुछ समझ नहीं आता, कुछ मुझे नहीं पता कि ये कैसी डॉक्टर है। और भैया ऐसी डॉक्टर बनने से भी क्या फ़ायदा, डॉक्टर एक बहुत ही मुझे लगता है रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, पर उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी फिल्म में जो मुझे बहुत बुरी लगी। अब मैं बात करूँगी करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर आप देखिए, एक गांव की लड़की है, लेकिन क्या आंखें मार मार के वो डायलॉग बोल रही है। मतलब शहर की लड़कियां जैसे होती हैं ना, मर्दों के साथ में कंपटीशन करती हैं, बराबरी का हक वो मानती हैं, बिल्कुल वो लगी। और तब्बू और सोनाली बेंद्रे एकदम गऊ डऊ सी बैठी हुई हैं। तब्बू के तो मुंह में ज़बान ही नहीं है, तब्बू विदेश में है, मतलब उसके कोई एम्बिशियस नहीं है, बस शादी करनी है। अच्छा, तो और एक चीज़ आप लोगों ने और नोट करी होगी कि तीनों एक्ट्रेसेस की माँ ही नहीं है फिल्म में। ना तब्बू की माँ दिखाई है, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गई है फिल्म में, और सोनाली बेंद्रे की भी कह गई है, और करिश्मा की भी कह गई है। यानी कि ये तीनों औरतें जो हैं, तीनों लड़कियां हैं, ये माँ के स्नेह से वंचित हैं। इसलिए ये सास को देखकर मैया यशोदा गा रही हैं, वरना सासों को देखकर कोई मैया यशोदा गाने कोई बहू नहीं डाक करती है। शुरुआत में भले ही कर ले, लेकिन आपको पता ही है क्या होता है। तो ये तीनों के कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग से हैं, बहुत ही अलग से कैरेक्टर है। और तब सॉरी, इसका करिश्मा का तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, आंखें मार, मतलब शहर
की लड़कियों से भी ज़्यादा ये खतरनाक है। मतलब कितना छपरी कैरेक्टर जो है मुझे करिश्मा का लगा। तो ये था पूरी पिक्चर में। अब मैं बात करूँगी कि भाई इस पिक्चर में जो है एक लालची इंसान भी दिखाया गया जो करिश्मा कपूर का बाप है। वो पूरे तरीके से चाहता है कि मेरी लड़की सेटल हो जाए। अब क्या है, इन लोगों ने रिश्तेदारों को, गांव को इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है कि इन लोगों ने ये बात महसूस ही नहीं करी कि हमारे 3 जवान लड़के हैं, तो कोई भी आकर जो है हमको करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन नहीं, ये लोग, पता है, मैं ये नहीं कहती कि आप हर किसी पर ट्रस्ट मत करो, लेकिन आपको इतने तो आप समझदार होते हो कि भाई हर कोई समझ जाता है कि भाई क्या इरादे हैं, क्या है। लेकिन उनको भी शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है पता ही था कि भाई इसी की बेटी के साथ शादी होनी है। तो दिस इज़ व्हाट, मतलब कि बहुत इजीली सब कुछ हो गया। मतलब था भाई कि हाँ, घर की लड़कियां हैं, एक बिजनेसमैन की बेटी जो उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी थी, दूसरी दोस्त की बेटी थी, तीसरे पड़ोसी की बेटी थी। तो इन्होंने सब अपने आंड गुआंड में ही सांड पाल लिए, ऐसा लग रहा है। आई होप कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको सही लग रहा हो। तो ये पूरी की जो स्टोरी थी ये ऐसी ही मुझे लगी। अब मैं बात करूँगी फिल्म की सबसे दमदार परफॉर्मर के बारे में। वो थी नीलम। जी हाँ, नीलम को बहुत अच्छे डायलॉग्स उस पिक्चर में दिए गए हैं। कहने को नीलम एक बहन है, लेकिन नीलम का कैरेक्टर बहुत ही कई कई जगहों पर बहुत ही समझदार भी दिखाया, बेवकूफ़ भी दिखाया। बेवकूफ़ तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी वो लैक ऑफ उसको कॉन्फिडेंस दिखाया गया कि भाई एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन वो ऐसे दुखी हो रही थी कि भाई जब उसके भाई ने बोला कि देखो मैंने तब्बू को चिट्ठी लिख के मना कर दिया, तो वो जिस तरह से भाई को समझा रही थी, तुम एक औरत को नहीं जानते, वो अंधेरों से नहीं डरती, वो मन में विश्वास का दिया जलाती है, अपना मांग का सिंदूर बना लेती है। मतलब ऐसे बढ़ चढ़ के डायलॉग बोली। लेकिन जब उसके पति को परेशानी आ गई, जब उसका पति को उसके भाई ने घर से निकाल दिया, जो भी हुआ, तब वो ऐसी लुल्ली टुल्ली सी बन गई। बेसिकली नीलम को बहुत अच्छे डायलॉग्स दिए गए हैं। नीलम बहुत स्मार्ट भी लगी है। नीलम ने वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहने, हालांकि वेस्टर्न ड्रेसेस और किसी ने नहीं पहने, ना तब्बू ने पहने, ना सोनाली ने पहने, ना ही करिश्मा ने पहने। तो पूरा नीलम को एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया गया है। अब सबसे वाहियात कैरेक्टर दिया गया था नीलम के हस्बैंड को, यानी कि दामाद को। आप देख सकते हैं कि दामाद की कोई इज्जत नहीं है। दामाद 1 महीने से घर में पड़ा है, फिर वो हनीमून पे जा रहा है। कितना भी आप आनंद बाबू कर लो, लेकिन वही होता है ना, अपना बेटा बहू को दबाते हुए अच्छा लगता है और अपनी बेटी दामाद को दबाते हुए अच्छी लगती है। आपने देखा होगा वो जो गाना था सुनो जी दुल्हन वाला, उसमें जब दिखाते हैं नीलम और उसके हस्बैंड की मैरिड लाइफ को थोड़ा शेड करते हैं, तो उसमें कहती है ना कि ज़रा मेरा पर्स तो उठाना। तो जो उसका हस्बैंड होता है, मतलब सैफ अली खान वो रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो पर्स को अपने गले में टांग कर दोनों हाथ आगे कर लेता है, जैसे डॉग्स नहीं कर लेते। तो जब मैं छोटी सी थी ना, तभी मैंने देख लिया था कि अरे ये तो इसको कुत्ता बना रहे, कि देखो हमारा दामाद हमारी बेटी का पालतू है। आप सोचिए, ये एक घर के दामाद की इज्जत होती है। तो मुझे बड़ा ख़राब कैरेक्टर उसका लगा कि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वो बात अलग है, उसके बावजूद भी वो हंसता खेलता रहा, और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके घर में हुआ, तो वो पढ़ा लिखा था, वो चाहे तो अपने लिए कर सकता था। लेकिन वही बात है कि बीवी की वजह से और बेटी की, कि भाई मैं इनको कहाँ रखूँगा, तो ठीक है मैं करता हूँ, उसको भी मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ पर मुझे लगा कि उसको कुछ, ठीक है, वो अपनी बेटी को और अपनी बीवी को मायके छोड़ सकता था कि मैं कुछ कर लूँगा, या अकेला कुछ कर सकता था, या नीलम इतनी स्ट्रांग होती कि नहीं भाई हम अपना कुछ कर लेंगे, ठीक है आप थोड़ा बहुत हमको एक जॉब वॉब लगवा दो, बट हम, लेकिन वो इस तरह से रो पिट रहे थे जैसे कि पता नहीं उनका आगे कुछ हो ही नहीं सकता, उनके लिए सब कुछ ख़त्म ही हो गया।
अब हो सकता है आपको लगे कि भाई क्या दामाद की मदद नहीं कर सकते। देखिए, जिस दामाद को अभी से ही कुत्ता, ये पालतू ये लोग दिखा रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में क्या नहीं कर सकते। तो ये लड़की को सोचना चाहिए कि भाई मुझे अपने मायके वालों से किस कदर से हेल्प लेनी है कि आगे भविष्य में मेरे हस्बैंड को कुछ सुनाना ना पड़े। आज तो मेरे भाई अच्छे हैं, लेकिन कल को क्या। देखो ना, कोई भी रिलेशनशिप जब अच्छा होता है तब बहुत अच्छा होता है, तब बड़ी बड़ी बातें भी छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जब रिलेशन ख़राब होता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी लग जाती हैं। तो ये रियलिटी है रिलेशनशिप की। तो नीलम बहुत ज़्यादा पुसड्डी हो गई जब उसके हस्बैंड को निकाल किया। उसको वो मन का विश्वास का दिया जलाकर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए था कि मैं भी कुछ काम कर लूँगी, चलो मैं घर से कुछ काम कर लूँगी, ठीक है, थोड़ा बहुत एक छोटी सी छत हो जाए, ठीक है, लेकिन चलो वो मान लो कि वो हेल्प ले भी रही है तो भी अपने आप को ऐसे रो रही है, वो ये कर रही है, तो बहुत ढीली उसको दिखाया, जो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी। तो ये पूरी की पूरी फिल्म थी, और फिर एंड में वही हुआ जो होना था कि रामायण के बेसिस पर ही उनका वनवास ख़त्म हुआ, माँ को रियलाइज़ हुआ, और फिर सारी बातें क्लियर हुई। अच्छा, मामा मामी भी का भी एक रोल है। मामा मामी जो रीमा लागू के भाई और भाई की वाइफ थी हिमानी शिवपुरी। अच्छा, इनके कोई बच्चे मुझे नहीं दिखे पिक्चर में। तो यही वजह है कि मामी जो है इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोच रही थी बच्चों के बारे में, ये सब कर रही थी। हालांकि जिसके खुद के बच्चे हों वो इस तरीके से तो वो तो चाहेगी ना कि भाई तुम्हारी बहन क्या मेरे बच्चों को सेटल नहीं कर सकती। लेकिन वो मामी मामी करते थे बच्चे। सैफ अली खान, हमारी तो बस मामी है। वो भाई मामी तुम्हारी इसीलिए क्योंकि मामी का कोई बच्चा नहीं है। अगर मामी का कोई बच्चा होता तो मामी तो फिर अपने बच्चों की होती ना, ये बात तो तय है। अच्छा, आखिर में जो कैरेक्टर था शक्ति कपूर का कैरेक्टर, शक्ति कपूर का एक बहुत ही सेल्फलेस फ्रेंड का कैरेक्टर था। हालांकि वो अपने दोस्त के लिए सब कुछ करता था, लेकिन उसकी फैमिली उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी कि भाई तुम बार बार कि तुम यहीं पड़े रहते हो, तुम्हें दुकान नहीं जाना है, तुम्हारा टूर पे जाना है। वो उसकी बैंड कंपनी थी, तो उसी वजह से उसकी भी गलती थी कि भाई मेरे भाई मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत नहीं है। देखो, हमें एक दोस्त की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कब पड़ती है, जब हमारे आसपास के लोग हमें समझने वाले नहीं होते। तो आपको बाहर दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। वो बात रेयर है कि आजकल लोग बाहर दोस्ती रखते हैं, बट वो सारी दोस्ती जो होती है वो बेनिफिट के लिए होती है, घूमने फिरने के लिए होती है। अगर आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, तो वो एक होती है। वो कोई रियल फ्रेंडशिप बहुत कम होती है। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप थी, लेकिन जो शक्ति कपूर को ये सोचना चाहिए था कि भाई मैं जो हूँ, मैं क्यों ये सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे दोस्त के भाई इतने अच्छे हैं, उसकी फैमिली इतनी अच्छी है, मैं भाई अपना ठीक है नॉर्मेलिटी में कभी कभार गया, ठीक है, मुझे अपने दोस्त की केयर करनी है, उसको दवाई खिलानी है, ठीक है, बट अब थोड़ा मुझे दूर रहना चाहिए। हालांकि उनका जो कैरेक्टर है वो मुझे शुरुआती में लगा कि हनुमान जी से प्रेरित है, लेकिन फिर बाद में जब उनकी भी एंड में शादी करवा दी गई तो फिर मैंने कहा नहीं, वो नहीं है। तो खैर, फिर एंड में उनकी भी शादी करवा ही दी गई, क्योंकि भाई उनको भी ठिकाने लगाना था। वो कब तक चाकरी करते। देखिए, जो एक शादी जो मतलब कुंवारा जो दोस्त होता है ना, वो एक शादीशुदा दोस्त का एक नौकर ही बन जाता है। भाई उसके बच्चे संभाल, ये संभाल, ठीक है, कभी कभी ये चीज़ें सही लगती है, बट हर बार ये चीज़ें ना बहुत ख़राब लगती हैं। तो अच्छा हुआ जो पिक्चर में उनकी शादी करवा दी गई। तो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था, अपने बेसिस पर मैंने किया। पता नहीं आप लोगों को कितना पसंद आएगा या क्या होगा, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तो फॉलो नहीं करती हूँ। मैं तो बिना पढ़े ही बहुत बात करती हूँ। मुझे नहीं पता होता, जो मेरे जहन में आता जाता है वो मेरे मेरी ज़बान से आता रहता है। तो मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, मैं कोई एडिटिंग वगैरह भी नहीं करती हूँ। ये जो भी मैं अभी बोल रही हूँ उसको मैं सीधा सा मैं अपलोड कर दूँगी। तो बस खैर, मेरा एक छोटा सा रिव्यू था। ये 99 में ये फ़िल्म आई थी और ये ठीक ठाक ही पिक्चर चली थी। और मुझे अफ़सोस है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अच्छा, उसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे जो आते थे मुनीश बहल का इलाज करने के लिए।
तो वो भी बहुत अच्छे अभिनेता रहे। उनकी भी इस फिल्म की रिलीज़ से पहले ही शायद डेथ हो गई थी। सो बहुत ही अनफॉर्चुनेट 99 साल भी रहा है। और जो रीमा लागू के जो भाई बंद थे,